हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी आए थे, उसके प्रीवियस ईयर में भी आए थे और उसके प्रीवियस ईयर में भी आए थे और आपके इस साल भी आने वाले हैं, जो डायरेक्ट एज ए टीज वर्ड बाय वर्ड आपके पेपर में आ जाते हैं और बच्चे सोचते काश पढ़ लिया होता। तो आप ऐसी कोई टेंशन मत रखना, तो क्योंकि मैं आपको सारे एसएसटी के चैप्टर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के लेक्चर के बाद ऐसे देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। आपको उन सर्कमस्टांसेस को बताना है, यानी आपको उन सिचुएशंस को बताना है, डिस्क्राइब करना है जिनकी वजह से स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुई थी। यानी जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन था उसके ऊपर जब लोगों ने हमला किया और उसको तोड़ दिया, वहाँ पे तबाही करी, तो उसका क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या रीज़न था, तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आराम से 3 मार्क्स में आ जाता है पेपर में। इसके क्या रीजंस थे? रूमर फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी कि राजा ने बोल दिया है कि शूट कर दो लोगों को, फिर लोग गुस्से में आके हम वो फोर्ट्रेस प्रिजन के ऊपर हमला करने चले गए थे। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, थोड़ा सा ब्रीफली कर देना 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट लीड टू द फेमस टेनिस कोर्ट ओथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट लीड टू द फेमस टेनिस कोर्ट ओथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। तो अपन को इसमें बताना है कि वो कौन सा इवेंट थे जिसने लीड करा किस चीज़ को? टेनिस कोर्ट ओथ को, यानी टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली थी थर्ड स्टेट के लोगों ने उसको, और नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन को। तो आप याद करिए कि लुइस 16 जो वहाँ फ्रांस का राजा था ड्यूरिंग 1789, उसने क्या बुलाया था? एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। वहाँ पे थर्ड स्टेट वाले लोगों ने वोटिंग का प्रपोजल रखा था, बट राजा ने उसको मना कर दिया था। इस वजह से वो लोग गुस्से में वॉकआउट हो गए थे, वो वहाँ से बाहर आ गए थे और फिर उन्होंने ये शपथ ली थी टेनिस कोर्ट ओथ में, टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में जो वर्सेल्स में, कि हम अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना के रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके 3 मार्क्स का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द मेजर रीजंस बिहाइंड किंग लुइस 16 फाइंडिंग एन एम्प्टी ट्रेजरी अपॉन हिज असेशन ऑफ द थ्रोन इन 1774। जब किंग लुइस 16 ने 1774 में असेशन ऑफ थ्रोन किया, यानी राजगद्दी संभाली, कहाँ की? फ्रांस की। तो उसने वो क्या रीजंस थे कि उसने जो फ्रांस की तिजोरी थी वो खाली पाई? किस चीज़ के रीजंस थे? तो सबसे पहला रीज़न तो था कि अमेरिका को जो 13 कॉलोनीज थी उसको इंडिपेंडेंस दिलाई उसने। उनके जो इतने बड़े बड़े लग्जरी महल थे उनका मेंटेनेंस में पैसा जाता था, लोन ले रखा था उन लोगों ने, आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। तो ये 4 रीजंस थे। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में आ जाता है। आपको 4 पॉइंट जो है, ये तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आपको इनका 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Explain the division of French society into the 3 states before the revolution. Which state bore the burden of taxes? आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। आपको पहले पार्ट में तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी बिफोर द रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति से पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी और उसमें जैसे ही ईस्ट स्टेट को डिवाइड कर रखा था, आपको उसको बताना है, यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन थे? क्लर्जी, यानी वो लोग जो चर्च से रिलेटेड थे। सेकंड स्टेट में नोबल्स, यानी रूलिंग क्लास। थर्ड स्टेट में कौन थे? वहाँ की आम जनता, ठीक है, जिसमें बिजनेसमैन आ गए, लॉयर आ गए, आर्टिशियंस आ गए, पीजेंट्स आ गए। आपको इन सबको डिटेल में करना है। फिर आपको बताना है सेकंड पार्ट में कि विच स्टेट बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेस। कौन सा स्टेट था जिसने टैक्स देने का बर्डन उठा रखा था? तो होता थर्ड स्टेट। और आपको भी इसको 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस? व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस? एक्सप्लेन द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द क्राइसिस इन फ्रांस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? सबसे पहले आपको इस टर्म को डिफाइन करना है। तो क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस? एन एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, यानी कि
एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड जो है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब किसी व्यक्ति के खतरे में हो। ठीक है। एक्सप्लेन द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द क्राइसिस इन फ्रांस। अब ऐसे क्या इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुई थी फ्रांस में। सबसे पहले तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत तेज इंक्रीज आया। सिर्फ 50 साल के अंदर अंदर उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 23 बिलियन से 28 बिलियन हो गई थी। 5 बिलियन जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो लोग थे, जनसंख्या बढ़ गई, तो जनसंख्या बढ़ी तो खाने की चीज़ें भी चाहिए, तो उतना जितनी जनसंख्या बढ़ी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी, उसके हिसाब से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इस खराब मौसम की वजह से और हेलस्टॉर्म की वजह से खराब हो गई। और फिर जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बचा भी था उसको राजा, मतलब नोबल क्लास ने और क्लर्जी वालों ने महंगे पैसों में लेके खरीद लिया था, जिस वजह से थर्ड स्टेट वालों के पास कुछ भी राशन नहीं बचा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इन 1791। कैसे फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी इन ईयर 1791। तो कैसे बनी हमको पता है कि ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी इंडोर टेनिस कोर्ट में। फिर उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करा। 1791 तक वो बन गया था। हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, ये गलत है, यहाँ पे फीचर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे फीचर्स को कट कर देना आप। हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नए संविधान के कौन से की फीचर्स थे, तो उसमें सबसे पहले जो जॉन लॉक की जो बुक थी उसके आइडियाज़ थे कि है ना सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है। जीन जैक्स रूसो की जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें था कि है ना राजा और जो पब्लिक है उसके बीच में सपोर्ट रहना चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। ठीक है। और जो मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई थी कि है ना आपको है ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और काउंसिल, इन तीनों के बीच में पावर को बांटना चाहिए। तो ये जो फीचर्स थे ये इनको हाईलाइट किया गया था नए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द जैकोबिन्स। जैकोबिन्स कौन थे? तो जैकोबिन्स कौन थे? जैकोबिन्स वो लोग थे जो एक क्लब था जैकोबिन, इसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। जैकोबिन क्लब की आइडेंटिटी क्या थी? ये लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, इनको कहते थे सेंट क्लूटोस, यानी ये द पर्सन हु डोंट वियर नी ब्रीचेस, मतलब घुटनों तक के जूते नहीं पहनते थे ये लोग। डिस्क्राइब देयर रोल इन अबॉलिशिंग द मोनार्की एंड डिक्लेयरिंग फ्रांस अ रिपब्लिक। इनका क्या रोल था? तो जब ये लोग पावर में आना चालू हुए तो इन्होंने जो वहाँ का राजा था किंग लुइस 16 उसको हटा दिया था और उसको मार के फिर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर खुद वहाँ का लीडर बन गया। फिर उसने नए गवर्नमेंट रूल्स निकाले जिसमें उसने अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी करा, यानी स्लेवरी को बंद कर दिया। बट बाद में वो रीइंट्रोड्यूस करी नेपोलियन ने, दैट इज़ अनदर पार्ट। बट उसने एक बार तो बंद कर दी थी और उसने जो लेडीज़ थी उनके लिए भी कुछ रूल्स निकाले थे। अब अपन बढ़ते अपने नए क्वेश्चन पे, 8 नंबर के क्वेश्चन पे। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, वाई इज द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। 1793 से लेकर 1794 तक का जो पीरियड है उसको रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले आप बताइए इसके अंदर किसने रूल करा था? जैकोबिन क्लब के लीडर ने। लीडर का नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर, उसने रूल करा था, इस वजह से इसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं। बट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा हार्श पॉलिसीज़ और सर्व पनिशमेंट की रूल्स निकाले थे कि अगर कुछ भी उसके एनिमीज लगते थे उसको तो उनको मरवा देता था और उनको सज़ा मिल जाती थी। डिस्क्राइब द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। तो उसने पनिशमेंट की पॉलिसी निकलाई थी और उसका एक रूल था कि उसको जो भी लगे कि वो कोई उसका एनिमी है तो क्या होता था उसके साथ, उसके ऊपर रिवोल्यूशनरी बर्टनल होता था, यानी कि उसके एक तरीके से बोले तो ट्रायल होता था कोर्ट में, और अगर कोर्ट ने उसको गिल्टी बता दिया है, उसको दोषी बता दिया, तो उसको गियोलिटिन कर दिया जाता था, यानी उसका सर काट दिया जाता था। ठीक है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप बी अवेयर इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना। ठीक है। अब अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। महिलाओं का क्या योगदान था, उन्होंने कैसे कैसे पार्टिसिपेशन करा उन्होंने रिवॉल्यूशन में, उसको बताइए। तो कैसे करा वो लोग, भले ही फ्रंट पे मैन थे बट बैक साइड में इतने कम रिसोर्सेज में जो लेडीज़ थी उन्होंने घर को संभाला, सारी चीज़ें करी, फिर उन्होंने जॉब भी करी, तो वो सब था। व्हाट लॉज डिड द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव देयर लाइफ। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट कौन थी? जब भी आपको रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, कॉन्वेंट या फिर जेकोबिन क्लब है, आप याद आ जाना चाहिए आपके माइंड में मैक्स मिलियन रॉबिस्पायर। ठीक है, ये बंदे का नाम आपके माइंड में हमेशा आ जाना चाहिए, जैसे ये 3 शब्द हैं। तो उसने क्या लॉज निकाले थे? उसने राइट टू वुमेन एंड सिटीजन वाले लॉज निकाले थे, मतलब ऐसे लॉज जिसमें जो लेडीज थी उनको हेल्प मिलती थी। ठीक है, ये सब करा था उसने। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, हाउ एंड व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। एक्सप्लेन, कैसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था? तो अफ्रीका से स्लेव्स को लाया जाता था, कहाँ पे? फ्रांस में बोली लगती थी, जो ट्रेडर ज़्यादा बोली लगाता था स्लेव उसके हो जाते थे, फिर उसको कहाँ पे ले जाता था? अमेरिका के आइलैंड्स पर, वहाँ पे उनसे प्लांटेशन कराया जाता था। प्लांटेशन फील्ड में किस चीज़ का? टी का हो गया, कॉफ़ी का हो गया और इंडिगो का हो गया। ठीक है, ये सब होता था। फिर ये फ्रांस में कैसे बंद हो गई परमानेंट? तो एक बार तो रोबिस्पायर के टाइम पे उसने अबॉलिश कर दी थी। क्यों? क्योंकि रोबिस्पायर के टाइम पे पावर में कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग, और थर्ड स्टेट वाली स्लेव थे, तो उन्होंने बंद कर दी थी। बाद में नेपोलियन जब आया तो उसने री इंट्रोड्यूस करी, बट जब नेपोलियन हार गया 1815 में वाटरलू की बैटल में, तब फाइनली जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, यानी स्लेवरी को बंद कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज इट इज वर्ड बाय वर्ड आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर देना जिनको लगता है कि उनसे एसएसटी नहीं हो पाएगी, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। क्योंकि आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको पूरे साल क्लास 9th एसएसटी का जो सारे चैप्टर्स हैं उनको इन्हीं सिंपल हैंड रिटन नोट्स के वे में और सिंपल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी जिसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे जो इंस्टा है उसका लिंक दे रखा है, इंस्टा आईडी का, आप उसके अंदर मुझे डीएम कर सकते हो मैसेज, मैं आपके आंसर का जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।